नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। कहा, असम विकसित भारत का वाहक बनने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में लगभग 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोटापे की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने बांग्लादेश के सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। और चीन में विश्व टूर बैडमिंटन फाइनल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में पराजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस टर्मिनल भवन की प्रतिवर्ष 1 करोड़ 30 लाख यात्रियों की क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि यह टर्मिनल भवन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरित है। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहाँ आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो यहाँ मजबूती भी दिखाता है और खूबसूरती भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्ष के दौरान करोड़ों रुपए की बुनियादी ढांचे की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू और पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि असम विकसित भारत का वाहक बनेगा। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी और आज हम असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। असम भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए ब्रिज की भूमिका निभा रहा है। ये शुरुआत अभी बहुत आगे तक जाएगी और असम कई क्षेत्रों में विकसित भारत का इंजन बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में असम में लगातार विकास हो रहा है। जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहां विकास की धारा भी अनवरत बह रही है। आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास कभी भी कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह हवाई अड्डा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवाजाही, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के 2 दिन के दौरे के दौरान श्री मोदी कल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में लगभग 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कोलकाता से फोन पर नदिया जिले के ताहिरपुर में एक परिवर्तन संकल्प सभा में कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है।
श्री मोदी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ताधारी दल की तुष्टीकरण की नीति से राज्य का विकास बाधित हुआ है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य का विरोध कर घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते। मोदी सरकार की नई श्रम संहिताओं के साथ हर महिला को समान अवसर और समान काम पर समान वेतन की गारंटी, सहमति से सभी प्रकार के काम करने की आजादी, नाइट शिफ्ट से लेकर अंडरग्राउंड खनन, हर कार्य में पूरी सुरक्षा की गारंटी, 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव, क्रैश सुविधा और वर्क फ्रॉम होम, स्वास्थ्य लाभों के तहत मेडिकल बोनस की गारंटी। नई श्रम संहिताओं और नारी शक्ति के साथ बढ़ेगा और बनेगा आत्मनिर्भर भारत। ये है पक्की गारंटी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोटापे से निपटने के लिए समेकित दृष्टिकोण की अपील की है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मोटापा घटाने या वजन कम करने की दवाओं का समझदारी से प्रयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में 63% मौतें गैर संचारी बीमारियों से होती हैं जो किसी न किसी तरीके से मोटापे से संबंधित हैं। श्री सिंह ने कहा कि मोटापे से निपटने के लिए गलत जानकारियां दी जा रही हैं और इसका व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे से निपटने के लिए खान पान और दिनचर्या में छोटे तथा व्यवहारिक बदलाव बताए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है। नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि इससे गांवों का विकास होगा। जी राम जी इस बिल की काफी चर्चा हुई। उसके मूल्य में क्या है? किसान भाइयों, दो चीज, एक गरीब को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत, मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए मनरेगा हो गई। इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे, विकास के काम गांव में होंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात $31 अरब तक पहुंच गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में निर्यात के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र देश के शीर्ष 30 क्षेत्रों में शामिल है। इसके निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेतृत्व के लिए इसी सिद्धांत को अपनाया है। मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच की बैठक में उन्होंने कहा कि नीतिगत सुधारों, नए श्रम कानूनों, डिजिटल नवाचार और बढ़ते निर्यात से वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व और 140 करोड़ भारतीयों के प्रयासों से हम अगले 2 या 2.5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वर्ष 2044 तक हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की होगी। वर्ष 2047 तक हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है। 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर हम अग्रसर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकसित भारत की विदेश नीति महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, जिसमें दीर्घकालिक और व्यापक योजनाएं शामिल हों। पुणे में एक कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मेक इन इंडिया के सहारे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। By doubling down on Make in India, मेक इन इंडिया पर जोर देकर और अपना उत्पादन बढ़ाकर हम घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ अपनी सीमाओं से परे भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही हमें भारत में डिजाइन, अनुसंधान, नवाचार और भारत से ही आपूर्ति करनी होगी। यही लक्ष्य हमारे सेवा क्षेत्र पर भी समान रूप से लागू होते हैं। and the same holds true for services as well. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि करुणा, सहिष्णुता, आपसी सम्मान और सामूहिक उत्तरदायित्व के मूल्य अतीत के आदर्श मात्र नहीं है, बल्कि वे एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण आधुनिक विश्व के लिए आवश्यक आधार हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए आधुनिक शिक्षा को नैतिक ज्ञान के साथ और नवाचार को पर्यावरणीय दायित्व के साथ जोड़ना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भर्तियों में अभ्यर्थियों की मेधा और समावेशिता पर बल देने जरूरी है
और इसमें राज्य लोक सेवा आयोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग अगले दशकों के लिए देश का भविष्य निर्धारित करते हैं और इसलिए भर्ती में मेधा और समावेशिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने बांग्लादेश में सभी पक्षों से फरवरी में प्रस्तावित संसदीय चुनावों के मद्देनजर संयम बरतने, तनाव कम करने और हिंसा से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शीघ्र और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया। हादी की मौत के बाद राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति को देखते हुए सभी विमानन कंपनियों को यात्री सुविधा संबंधी मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। विमानन कंपनियों को समय पर और सटीक उड़ान जानकारी देने, देरी की स्थिति में भोजन और जलपान की व्यवस्था कराने और उड़ान रद्द होने की स्थिति में दोबारा बुकिंग या धन वापसी की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले 3 दिन तक हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कई स्थानों पर भारी हिमपात होने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में कल तक शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में कल घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज से झीलों की नगरी में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से पहली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री खट्टर ने कहा कि भोपाल अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने मेट्रो का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। मेट्रो परियोजना शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात के दबाव को कम करेगी और नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाएगी। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए जोखिम आधारित जमा बीमा ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में अधिसूचना शीघ्र जारी होगी और यह अगले वित्त वर्ष से प्रभावी होगा। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में जोखिम आधारित प्रीमियम मॉडल का प्रस्ताव रखा था। आगामी टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड टी20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान और अक्षर पटेल उपकप्तान होंगे। रिंकू सिंह और ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है। न्यूजीलैंड के साथ श्रृंखला 21 जनवरी से और टी20 विश्व कप का आयोजन 7 फरवरी से होगा। उधर चीन में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से हार का सामना करना पड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। कहा, असम विकसित भारत का वाहक बनने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में लगभग 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोटापे की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने बांग्लादेश के सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।